गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल है, जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको हिस्ट्री या इतिहास का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग ये टॉपिक चल रहा है। अभी तक हमने वास्तुकला, मूर्तिकला, महान गुप्तकालीन साहित्य, जिसे हम संस्कृत साहित्य भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भी अध्ययन किया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को हम दोबारा पढ़ेंगे और ये वेरी वेरी मोस्ट है, मैंने निशान लगा दिया है। इसके अलावा मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद में हम आर्थिक पक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा बच्चों आपको पता है, गुप्त काल में जीवन के सभी क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। विज्ञान, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जो इससे अछूता रहा। तो गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीक की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में चाहे हम गणित को ले लें, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी कहते हैं या चीरफाड़ कहते हैं, आदि का अद्भुत विकास हुआ। आर्यभट्ट महानतम गणितज्ञ, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे महान गणितज्ञ में होती है, जिसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट ने गणित और ज्योतिष में विशेष स्थान था। उसने अंक गणित, बीज गणित, परिमेय, पाइथागोरस, पाई का मान, दशमलव, शून्य, इसके अलावा आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि का मान निकालकर उसे सूत्र सहित स्पष्ट कर दिया था। आर्यभट्ट का गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। आर्यभट्ट ने 10 गीतिका सूत्र, आर्याष्टक, शतक ग्रंथों की रचना की। पृथ्वी गोल है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर घूमती है। यह सबसे पहले प्रमाणित करने वाला प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को गणित और ज्योतिष का विशेष विद्वान माना जाता है। उन्होंने गणित के ऐसे ऐसे सूत्र फार्मूले सहित सिद्ध कर दिए जो आज भी अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा महानतम गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। तो आर्यभट्ट का गणित और ज्योतिष में विशेष स्थान था। उन्होंने 10 गीतिका सूत्र, आर्य षष्टांक, शतक ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अपनी पर धरती के अपनी धुरी पर घूमने, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया था। इसके अलावा महान खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने भाष्य नामक ग्रंथ, और जो आर्यभट्ट के ग्रंथ थे, 10 गीतिक सूत्र और आर्य शिष्ट शतक पर टीका लिखी थी। वराहमिहिर महानतम ज्योतिषाचार्य माना जाता है। उन्होंने भारतीय और यूनानी ज्योतिष को सूत्रबद्ध किया और उन्होंने रोमक और पोलिश सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो चाहे गणित, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का महत्वपूर्ण विकास है वो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल का महान गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। उसने शून्य, दशमलव, बीज गणित, अंक गणित, ज्योतिषी, परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, पृथ्वी गोल अपनी दूरी पर घूमती है, वर्ग, त्रिभुज, आयत का मान, ये सब उसने प्रमाणित कर दिया था। इसके अतिरिक्त वराहमिहिर ने रोमक और पोलिश सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो रोमन और पोलिश सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला वराहमिहिर था। उसने भारतीय और जो यूनानी ज्योतिष है
उसको एक साथ सूत्रबद्ध किया था और रोमक और पौली सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वराहमिहिर महानतम ज्योतिषाचार्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, वृहद जातक नामक ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने वर्गमूल, वराहमिहिर को ही वर्गमूल और घनमूल निकालने के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। वराहमिहिर ने वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और घनमूल निकालने का कौन सा सूत्र है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन वराहमिहिर ने ही किया था। तो वराहमिहिर ने वर्गमूल और घनमूल उसका सही सही मान निकालने का प्रतिपादन करने वाला प्रमुख विद्वान माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंड खाद्य आदि ग्रंथों की रचना की थी। जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था, उस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता भी ब्रह्मगुप्त को ही माना जाता है। तो ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्रह्मगुप्त को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का रचयिता भी माना जाता है कि पृथ्वी अपनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला वराहमिहिर था। इसके अलावा वाग्भट इस काल में महान ज्योतिषाचार्य था या शल्य चिकित्सक था। वाग्भट आयुर्वेद का महान विद्वान था। उसने अष्टांग हृदय वाग्भट ने अष्टांग हृदय की रचना की थी। वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की, आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ की रचना की थी। आयुर्वेद में कौन कौन सी औषधियाँ, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म के माध्यम से कौन कौन से असाध्य रोगों का निदान हो सकता है, ये सब वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में प्रमाणित कर दिया था। इसके अलावा धन्वंतरी इस काल का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और शल्य चिकित्सक, जिसे हम सर्जन कहते हैं, चीर फाड़ का डॉक्टर, उसने नवनीतकम आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा। इस समय वनस्पति औषधियों का भी प्रयोग होता था। पशु चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। पशुओं की, मवेशी पशु, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े आदि की शल्य चिकित्सा कैसे की जाए, पशु चिकित्सा पर भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। पालकाप्य ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हाथियों की विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हाथियों के विभिन्न प्रकार के रोग, उनके निदान, उनकी चिकित्सा के बारे में लिखा गया था। इसके अतिरिक्त इस काल में भौतिक और रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। कर्णाद ऋषि महानतम ऋषि माने जाते हैं। कर्णाद ऋषि, उन्होंने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन एवं अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कर्णाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन एवं अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कर्णाद ऋषि ने वैशेषिक और अणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। तो कर्णाद ऋषि को वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत का जन्मदाता भी माना जाता है। नागार्जुन इस काल में महानतम जो रसायन वैज्ञानिक और धातु वैज्ञानिक था, वो नागार्जुन था। नागार्जुन को महानतम रसायन वैज्ञानिक और धातु वैज्ञानिक माना जाता है। नागार्जुन को ही पारद का आविष्कारक माना जाता है। वह महानतम रसायन शास्त्री और धातु वैज्ञानिक था। जो मेहरौली का लौह स्तंभ बनाया गया ऐसा माना जाता है, वो नागार्जुन की ही देन है, क्योंकि नागार्जुन को रसायन विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा धातु विज्ञान, धातु कौशल, विभिन्न धातुओं के मिश्रण से, अनेक धातुओं के मिश्रण से, धातु कर्म, धातु क्रिया के माध्यम से किसी वस्तु, किसी मूर्ति का निर्माण करना, इसके बारे में नागार्जुन को विशेषज्ञता हासिल थी। तो नागार्जुन ने पारद का आविष्कार किया था। उसे रसायन और धातु विज्ञान का महानतम आचार्य माना जाता है। तो नागार्जुन ने पारद की खोज की थी। मेहरौली का बेटा जो लौह स्तंभ है, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, वो ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन द्वारा निर्मित किया गया था। मेहरौली का लौह स्तंभ पता नहीं
कौन कौन सी धातुओं से बना था, हमें उन धातुओं का भी पता नहीं है। आज के आधुनिक युग में भी हम पता नहीं लगा सकते कि वो किस धातु से बना था। उस समय का धातु विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी अपने आप में कितनी उन्नति पर थी। इसके अतिरिक्त मेहरौली का लौह स्तंभ जो 1600 साल बीतने के बावजूद भी खुले में धूप, छांव, बारिश, तूफान, आंधी भी खुले में खड़े होने के बावजूद भी आज तक मेहरौली के लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगा है। और यह नागार्जुन की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है मेहरौली का लौह स्तंभ। इसके अलावा नागार्जुन को सोने, चांदी आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था, तो धन्वंतरी को भी और नागार्जुन दोनों को भी सोने चांदी के बारे में, उनकी धातुओं के ज्ञान के बारे में और इनकी भस्म के बारे में, सोने और चांदी की जो भस्म होती है, आप सुनार से इसके बारे में ज़्यादा पूछ सकते हो। सोने और चांदी की शुद्ध भस्म के द्वारा शरीर के विभिन्न व्याधियों, विभिन्न विकारों, विभिन्न रोगों को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, यह प्रमाणित करने वाला नागार्जुन और धन्वंतरी प्रमुख विद्वान था, जिसे धातुओं, उनकी भस्मों, सोने चांदी के औषधीय प्रयोग के बारे में जानकारी थी। नागार्जुन को ही पारद के आविष्कार का जनक माना जाता है। तो पारद की खोज है वो नागार्जुन ने ही की थी। नागार्जुन ने पारद का आविष्कार किया था। वह रसायन और धातु विज्ञान का श्रेष्ठतम विद्वान था। जो मेहरौली का लौह स्तंभ बेटा, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। तकनीकी क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको कहा है, तकनीकी क्षेत्र में गुप्त काल में धातु विज्ञान था, वो अपने आप में कुशल था। उस समय अलग अलग जो समाज के वर्ग थे, अलग अलग चाहे व्यापारी, वणिक, महाजन, सेठ, साहूकार, खाती, कुम्हार, लुहार, इन सब की अपनी अपनी श्रेष्ठियाँ या श्रेणियाँ होती थी। और श्रेणियों का प्रमुख था वो श्रेष्ठी कहलाता था, जिसे हम महाजन भी कह सकते हैं। लेकिन महाजनों का कोई विशेष जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित। जो व्यक्ति व्यापार वाणिज्य काम करता था उसे वणिक या महाजन कहा जाता था। ऐसा नहीं कि केवल बणियों की श्रेष्ठियाँ थी या श्रेणियाँ थी। अलग अलग जो समाज के वर्ग थे, चाहे वो सुनार हो, चाहे दस्तकार हो, चाहे धातु कर्म करने वाले हो, चाहे रसायन विज्ञानी हो, चाहे लकड़ी का काम करने वाले जुलाह हो, कपड़े बनाने वाले हो, सभी की अपनी अपनी श्रेणियाँ होती थी। और इन श्रेणियों के जो मालिक होते उन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था। धातुओं को अलग अलग तरीके से, अलग अलग तापमान पर पिघलाना, विभिन्न धातुओं से मिश्रित करके किसी वस्तु, मूर्ति का निर्माण करना, इस क्षेत्र में गुप्त काल के विद्वानों को, श्रेष्ठियों को, चाहे नागार्जुन जैसे विद्वान हो, चाहे वराहमिहिर जैसे विद्वान हो, उनको पारंगतता हासिल थी। मेहरौली का लौह स्तंभ अपने आप में इसका श्रेष्ठ उदाहरण है बेटा। मेहरौली का लौह स्तंभ जिसे 1400 साल बीत जाने के बावजूद, कुछ 1600 साल भी कहते हैं कि 1600 साल बीत गए, तो 1400 या 1600 साल बीत जाने के बावजूद भी धूप, छांव, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश को झेलते हुए भी पता नहीं उसमें कौन सी धातुओं का प्रयोग किया गया था, इसके बावजूद भी आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। यानी कि उस समय का जो रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान, धातुओं को गलाना, उसकी कला वो अपने आप में श्रेष्ठ थी। मेहरौली का लौह स्तंभ है वो उसका श्रेष्ठ उदाहरण था। सुल्तानगंज से हमें महात्मा बुद्ध की 1 टन, कम नहीं होता बेटा 1 टन, यानी कि 1000 किलो की तांबे की मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में, जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस काल में सिक्कों का, आभूषण का, मोहरों का तकनीकी ज्ञान, श्रेष्ठ कौशल भी विकसित हुआ था। आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसके अलावा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त के समय स्वर्ण, शुद्ध सोने के, चांदी के, पंचमार्का के, मिश्रित धातु के सिक्के हैं वो प्रचलित हुए थे। इस काल में
गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक का अद्भुत विकास हुआ था। अब हम आर्थिक जीवन पर ध्यान पड़ेंगे। गुप्त काल में आर्थिक व्यवस्था उन्नत थी। आयात निर्यात, खेती, कर प्रणाली, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य अपने चरम पर था। मैंने आपको कहा है खेती में अद्भुत विकास हुआ था। स्मृतियाँ, बृहद संहिता, अमर सिंह का अमरकोश, ये हमें गुप्तकालीन खेती के बारे में बताता है। हल के लिए लोहे के बने फलकों का प्रयोग है वो किया जाता था। बृहद संहिता में बीजों की गुणवत्ता HYV, हाई हील्ड वेराइटी, हाई हील्ड वेराइटी HYV, उच्च गुणवत्ता वाले, जिससे कि कम बीजों से अधिक उत्पादन किया जा सके। और धरती की उर्वरक शक्ति, गोबर की खाद या उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद का प्रयोग के तरीके के बारे में लोग हैं वो जानते थे। अधिकांश किसान थे वो वर्षा पर निर्भर थे, लेकिन गुप्त सम्राटों ने प्रजा के हित के लिए नहरों का, कुओं का, बावड़ियों का, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था का निर्माण है वो किया था। जैसा कि आपको पता है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त का कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख, आपको पता है। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसका निर्माण मौर्य के काल में हुआ था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इसके द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गुप्तों के काल तक आते आते सुदर्शन झील के तटबंध में फूट गए थे और इसकी दीवारों में दरार आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में प्रजा हित के लिए, प्रजा कल्याण के लिए, पानी की व्यवस्था और सिंचाई के लिए स्कंदगुप्त ने अपने जो सुदर्शन, सौराष्ट्र का जो प्रांतपति थे पर्णदत्त, उसके पुत्र चक्रपालित के माध्यम से सुदर्शन झील के तटबंधों का पुनर्निर्माण करवाकर लोगों के सिंचाई और पेयजल के पानी को उपलब्ध करवाया था। तो सिंचाई में रहट या घंटी यंत्र का भी प्रयोग है वो किया जाता था। तो अमर सिंह के अमरकोश से, अमर सिंह का जो अमरकोश है उससे हमें गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के उत्पादन, इनके बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में गेहूं का, धान का, ज्वार का, ईख का, बाजरे का, मटर का, दाल का, तिल का, सरसों का, अलसी का, अदरक का, काली मिर्च का उत्पादन है वो वृहद स्तर पर होता था। तो गुप्त काल में गेहूं, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, काली मिर्च का वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता था। मुख्य रूप से वराहमिहिर की जो वृहद संहिता है उसमें 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है। और ये जो फसलें वो मूल रूप से हमारे जो वर्तमान में फसलें चलती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल, इनसे इनका विवरण है वो मिलता जुलता है। एक फसल सावन के महीने में तैयार होती थी, दूसरी वसंत में, और तीसरी है वो चैत्र या बैसाख मास में तैयार हो जाती थी, जिसे हम रबी, खरीफ या जायद फसलें कहते हैं। हेंगसान जो हर्ष के समय भारत आया था, और फाइयान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त काल में फाइयान ने भारत की यात्रा की थी। इनके दोनों के विवरण के अनुसार पश्चिम भारत, उस समय जो पश्चिम भारत था जिसमें गुजरात, राजस्थान का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका था या पंजाब हरियाणा का इलाका आ जाता है ज़्यादातर, उसमें ईख की और गेहूं की पैदावार की जाती थी। मगध या बिहार और झारखंड के इलाके में धान या चावल बोया जाता था। अमर सिंह के अमरकोश के अनुसार, अमर सिंह ने अपने अमरकोश में, जो व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है, उसमें 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है वो करता है। लेकिन उस समय प्रचलन में 5 प्रकार की भूमि थी, जैसे कि क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चरागाह भूमि, शिल भूमि, अपृहत भूमि आदि, हमें उसका उल्लेख है वो मिलता है। पशुपालन, खेती के अलावा पशुपालन था, वो भी लोगों की आजीविका का साधन था। तो पशुपालन जीविका का एक प्रमुख साधन था। और कामदत्त या कामदकीय नीतिसार के अनुसार गोपालक वैश्य का पेशा है। गायों को पालना वैश्य या बनिए का पेशा माना गया था। या बनिया है वो, उसकी अपनी श्रेष्ठियाँ होती थी, श्रेणियाँ होती थी, इनके अलग अलग व्यापार, वाणिज्य, उद्योग का काम भी करते थे, लेकिन गोपालन भी इनका काम था।
अमर सिंह के अमरकोश में कई पालतू पशुओं का विवरण हमें मिलता है, जिसमें पालतू पशुओं में गाय, गाय के अतिरिक्त घोड़े का, भैंस का, ऊंट का, बकरी का, भेड़ का, गधे का, कुत्ते का, बिल्ली को भी गिनाया जाता है। बैल का प्रयोग हल चलाने के लिए या सामान ढोने के काम में वो आता था। तो पशुपालन जीविका का मुख्य साधन था। कामदत्त की नीतिसार के अनुसार गोपालक वैश्य का प्रमुख धंधा था। अमर सिंह के अमरकोश के अनुसार पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े को, भैंस को, ऊंट को, बकरी को, भेड़ को, गधे को, कुत्ते को, बिल्ली को पाला जाता था। बैल का प्रमुख कार्य हल चलाना और सामान या बोझ ढोना होता था। उद्योग और शिल्प, आपको पता है गुप्त काल में उद्योगों का और शिल्पों का विशेष रूप से उल्लेखनीय ढंग से विकास हुआ था। आपको पता है गुप्त काल में व्यापारियों की अलग अलग श्रेष्ठियाँ थी, श्रेणियाँ थी, जो अलग अलग प्रकार के उद्योग, व्यापार, शिल्प कला या धातु विज्ञान की कला है उसमें निपुण थे। वहीं दूसरी ओर हमें प्रौद्योगिकी भी दर्शन होती है। जितना तकनीकी और प्रौद्योगिक विकास गुप्त काल में हुआ उतना नहीं हुआ इस काल में धातु विज्ञान, शिल्प कला, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ माने लकड़ी पर शिल्प कला, इसके अलावा पत्थर की विशाल भव्य अलंकृत मूर्तियां, हाथीदांत से विभिन्न प्रकार के आभूषण, इसके अलावा सोने और चांदी के आभूषण, हाथीदांत, धातुकर्म, बर्तन, जहाज उद्योग है वो उस काल में विकसित हुआ था। गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में आपको पता है विशेष रूप से उल्लेखनीय उन्नति हुई। नागार्जुन को विभिन्न प्रकार की धातु गलाने और विभिन्न धातुओं का रसायन करके एक मिश्रित धातु से वस्तु बनाने में महारत हासिल थी। वराहमिहिर ने और नागार्जुन ने विभिन्न प्रकार के औषधीय या असाध्य रोगों के लिए सोने और चांदी के भस्म का प्रयोग करते हुए औषधि निर्माण का भी ज्ञाता माना जाता है। इस काल में धातु कला की अद्भुत उन्नति हुई और उसका श्रेष्ठ नमूना हमें मेहरौली के लोहस्तंभ से मिलता है। 1600 साल या 1400 साल बीत जाने के बावजूद भी धूप में बारिश, तूफान, आंधी सबको सहन करते हुए हमें आज तक ये पता नहीं कि वो कौन से धातु से या पंच धातु से बना था जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। मेहरौली का लोह स्तंभ इतनी शताब्दी बीत जाने के बावजूद भी ये बिना जंग लगे हुए खुले आसमान में एकदम साक्षात है, वो उस धातु विज्ञान का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। गुप्तकालीन जो तांबे की जो शिल्प था उसका उदाहरण हमें, जो आपको पता है सुल्तानगंज कहाँ है, जिला भागलपुर बिहार, भागलपुर, पटना और गया जो मगध महाजनपद के नाम से भी जाना जाता है। तो सुल्तानगंज से हमें तांबे की 1 टन की महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली। 1 टन की तांबे की, आप सोचो उसकी कीमत कितनी रही होगी। इस समय वो इंग्लैंड की जो बर्गिंघम है उसके संग्रहालय में वो मौजूद है। तो गुप्त काल में धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो सिक्कों में भी देखा जाता है। इस काल के ताम्रपत्रों में लगी हुई मोहरें भी धातु शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। गुप्त काल में आपको पता है हजारों की संख्या में हमें स्वर्ण धातुएं प्राप्त मिली है, स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जिसमें समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की मुद्राएं मिली है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए अश्वमेघ यज्ञ का अश्वमेघ पराक्रमांक भी कहा गया है। तो उस काल में विशुद्ध सोने की स्वर्ण धातु की मुद्रा है वो डाली जाती थी जो कलात्मक थी। गुप्त काल में आर्थिक संपन्नता, उसका कलात्मक वैभव, तकनीकी कौशल में ज्वलंत उदाहरण है। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने जो समुद्रगुप्त का पिता था उसने सोने के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे के सिक्के चले थे। कुमारगुप्त के काल में हमें सोने के सबसे ज़्यादा भंडार मिले, लेकिन इस काल में सोने में जो सिक्के थे उसमें जो मिलावट वो शुरू हो गई थी, इसलिए श्रेष्ठ सिक्के वो भी चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के मिलती हैं। उस समय जो सोने की मुद्रा थी उन्हें दीनार कहा जाता था, जो स्वर्ण सिक्के थे उन्हें दीनार कहा गया था। फाहियान के अनुसार उस काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं,
बार्टर प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा दैनिक लेन देन में, वस्तुओं के लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग भी होता था। जो धातुएं थी, जो सोने के बने हुए सिक्के थे, उन्हें दिनार कहा जाता था। दिनार है वो सिक्के को कहा जाता था, तो दिनार का प्रयोग है वो किया जाता था। स्वर्ण धातुओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता है? दिनार। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया था। इस प्रकार गुप्त काल में साधारण जीवन में विनिमय में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, या फिर जो दैनिक लेन देन की जो क्रिया थी उसमें कौड़ियों का प्रयोग है वो किया जाता था। तो बेटा आज मैंने आपको विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक जीवन, खेती, पशुपालन, उद्योग और शिल्प के बारे में बताया। इसको लिखना है, और जो मैंने जैसे पन्ने में लिखा है इसके पॉइंटों को सभी को आपको लिखना है, इनको जूम करना है, इनको देख लेना बेटा आपको है, इनको लिखकर आपको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।